हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और जनरली जो आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है, इस यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है। और एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए मैंने लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, वहां से डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और इस यूनिवर्सिटी पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वगैरह मैंने वहां पर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अब उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जामिनेशन डेट अभी तक रिलीज नहीं करी है, लेकिन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपका पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड एंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड सेक्शन बी में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए में जो 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क दिया जाता है। इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपको एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर्स जो है, वीडियो लेक्चर्स हमने हिंदी में भी बनाया रखा है एज वेल एज इन इंग्लिश। तो वीडियो लेक्चर्स हम आपको थ्योरी वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है। और याद रखिएगा, नोट्स में हमने जब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सिनॉप्सिस से रिलेटेड या फिर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सो उस नॉलेज को हमने नोट्स में कवर कर रखा है। याद रखिए, इंटरव्यू के लिए आपके नोट्स ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। एंड फाइनली 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, और उसी के साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इतना भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रिपरेशन करते हो हमारे इस कंटेंट से, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका इजीली सिलेक्शन होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तो आपको जल्द से जल्द आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, वहां से आप डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो, तो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है, कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो, तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। और हम आपको गारंटी देते हैं, इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो, ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है, तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, शोध परिकल्पना एक डैश है और रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि आपकी शोध परिकल्पना एक क्या होती है, मतलब आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है। क्या आपकी शोध परिकल्पना एक सिद्धांत होती है, या फिर एक संभावित प्रस्ताव होती है, या नमूना होती है। मतलब आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या एक थ्योरी होती है, क्या एक टेंटेटिव प्रपोजिशन होती है, या फिर सैंपल होती है। हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में।
तो याद रखिएगा, आपकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, मतलब आपकी जो शोध परिकल्पना होती है, ये एक संभावित प्रस्ताव होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेंटेटिव प्रीपोजिशन। सो टेंटेटिव प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे मान लो एक शोध करता है और वो शोध कर रहा है, तो उसने मान लिया। टेंटेटिव का मतलब है टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए उस रिसर्चर ने, मतलब उस शोधकर्ता ने मान लिया कि हो सकता है कि कोई प्लांट है, उस प्लांट को रिसर्चर और शोधकर्ता क्या कर रहे हैं, उस प्लांट को वाटर दे रहे हैं। सो हो सकता है इस पर्टिकुलर जो प्लांट है, मतलब एक पौधा है, अगर आप इसको ज्यादा वाटर दोगे, मतलब ज्यादा पानी दोगे, तो इस जो पौधा है उसकी जो ऊंचाई है, उसकी लंबाई बढ़ते जाएगी। ओके, सो ये हो गया आपका एक टेंटेटिव प्रपोजिशन, मतलब संभावित प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो शोध करता है, उन्होंने अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस में एक टेंटेटिव प्रपोजिशन दे दिया, मतलब एक संभावित प्रस्ताव दे दिया, कुछ समय के लिए मान लिया कि हो सकता है एक पौधा है, उसको अगर हम ज्यादा पानी दें तो उस पौधे की हो सकता है ग्रोथ भी ज्यादा हो, उस पौधे की हो सकता है लंबाई भी बढ़ जाए। सो इसे हम कहते हैं ये एक आपकी संभावित प्रस्ताव है। सो इसी संभावित प्रस्ताव को जो शोध करता है अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि ये सही है या फिर गलत है। उनका जो अनुमान है, उन्होंने जो गेस करा है, वो सही करा है या फिर गलत करा है, इसी को अपने रिसर्च में वो टेस्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, आपकी जो शोध परिकल्पना होती है, शोध परिकल्पना एक संभावित प्रस्ताव होती है, मतलब एक टेंटेटिव प्रपोजिशन होती है, जिसका मतलब होता है कि जो शोधकर्ता होता है आपके रिसर्च में, आपके शोध में, वो कुछ समय के लिए कुछ मान लेता है कि हो सकता है कि, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए, हो सकता है कि अगर आप पानी ज्यादा दो तो हो सकता है उस पौधे की लंबाई भी बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए। सो ये एक टेंटेटिव प्रपोजिशन है, ये एक संभावित प्रस्ताव है, जिसे कुछ समय तक और कुछ समय के लिए शोधकर्ता ने मान लिया, और इसी को शोधकर्ता अपने रिसर्च में टेस्ट करके देखेंगे कि ये सही है, उनका जो अनुमान है ये सही है या फिर गलत है। ओके, देन हम जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो गलत ऑप्शन है, उससे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है थ्योरी। थ्योरी क्या होता है? जिसे हम सिद्धांत कहते हैं। सो याद रखिएगा, थ्योरी और सिद्धांत क्या होता है? जो पहले से ही साबित करे होते हैं। ओके, मतलब थ्योरी ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। अगर कोई चीज ऑलरेडी प्रूव है तो उसको रिसर्चर फिर से क्यों प्रूव करने जाएंगे? ओके, मतलब जो ऑलरेडी प्रूव है उसको आपके शोधकर्ता फिर से क्यों साबित करने लगेंगे? ऑलरेडी प्रूव है तो उसको हम फिर से उस पर रिसर्च तो नहीं होगी, फिर से उस पर शोध तो नहीं होगी जो ऑलरेडी साबित करा गया है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये गलत हो जाएगा, थ्योरी आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देन विकल्प सी आपको गिवन है नमूना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैंपल। सो नमूना क्या होता है आपका? जो आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से आप कुछ लोगों को चुन लेते हो, वो आपका नमूना बन जाते हैं, और नमूने पर ही आप शोध करते हो, आप आपकी रिसर्च करते हो, स्टडी करते हो, आपका शोध का जो भी टॉपिक है उस पर आप रिसर्च करते हो, आप उस पर शोध करते हो। सो नमूना आप क्या करते हो? पूरी जनसंख्या में से कुछ लोगों को चुन लेते हो, वो आपका नमूना बन जाती है और उस पर आप शोध करते हो। सो नमूना में आप कोई टेंटेटिव प्रीपोजिशन, मतलब एक संभावित प्रस्ताव नहीं करते हो, कुछ देर के लिए कुछ मान नहीं सकते हो आप सैंपल में। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। सो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? एक टेंटेटिव प्रीपोजिशन होती है, जिसे कुछ समय के लिए रिसर्चर मान लेते हैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और इसी स्टेटमेंट को, इसी प्रपोजिशन को, इसी संभावित प्रस्ताव को रिसर्च अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। सो अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रीपोजिशन। शोध परिकल्पना एक संभावित प्रस्ताव है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यादृच्छिक प्रतिचयन में किस प्रकार का नमूना हो जिससे सैंपलिंग फ्रेम से प्रत्येक आइटम के चुने जाने की संभावना समान हो? What type of sample involves some form of random selection so that every member of the sampling frame has an equal non-zero chance of being included in the sample? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि अगर आपके जो ऐसे कौन सी प्रकार के नमूना है, ऐसा कौन से प्रकार का नमूना है, ऐसे कौन से टाइप का आपका सैंपल है जिसमें
आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या में से हर एक मेंबर के, हर एक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना समान हो। मतलब आपके कौन से टाइप के सैंपल ऐसे हो जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो और जिसमें हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो और नॉन जीरो चांस हो। उस टाइप ऑफ नमूने को कहते हैं, उस प्रकार के नमूने को कहते हैं संभावना नमूना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प है, जो कि है प्रोबेबिलिटी सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है? जिसमें आपका जो शोधकर्ता है वो आपकी जो जनसंख्या होती है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन होती है, उसमें से हर एक मेंबर को, हर एक व्यक्ति को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने के, हर एक मेंबर के चुने जाने की संभावना समान होती है। यहाँ पर आपके जो शोधकर्ता है वो उनका अनुमान, उनका जो जजमेंट है, उनके जो कन्वीनियंस है उसको आगे रखकर, उनके ओपिनियन को आगे रखकर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते। उनके अंदाजे को नहीं आगे रखेंगे, वो उनके अनुमान को आगे रखकर नहीं सिलेक्ट करेंगे, बल्कि हर एक मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि पॉपुलेशन में से, मतलब जिससे कि आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या में से हर एक सदस्य के चुने जाने की संभावना समान होती है। उसे हम कहते हैं संभावना नमूना, जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपल कहते हैं। यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट है, विकल्प जो आपका पहला विकल्प है, ये सही हो जाएगा। देन अब हम जो बचे हुए ऑप्शन से, जो बचे हुए विकल्प है जो इनकरेक्ट है, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड विकल्प है आपका सेंसस इक्विवेलेंट सैंपल, जिसे हम कहते हैं जनगणना समान नमूना। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेंसस आपका सैंपल से इक्विवेलेंट नहीं होता। सेंसस क्या होता है? जिसमें आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हर एक सदस्य से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, लेकिन सैंपल में आप क्या करते हो? पॉपुलेशन में से, मतलब की जो जनसंख्या होती है उसमें से कुछ ही लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो, जो कि आपका नमूना बन जाती है। यहाँ पर आपका जो सेकेंड विकल्प है, जो आपका जो दूसरा विकल्प है, ये गलत हो जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन जीरो बायस सैंपल, जिसे हम कहते हैं शून्य पूर्वाग्रह नमूना। यहाँ पर बायस तो कम होगा, लेकिन ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में आपको जो डेफिनेशन पूछ रही है, ये आपकी जीरो बायस की डेफिनेशन नहीं होगी। यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है, तीसरा विकल्प है, ये भी गलत हो जाएगा। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, जिसे हम गैर संभावना नमूना भी कहते हैं। ये क्या होती है? जिसमें रिसर्चर अपने अंदाजे को, अपने अनुमान को, अपने जजमेंट, अपने कन्वीनियंस को शोधकर्ता आगे रखकर आपकी जो जनसंख्या होती है उनमें से सदस्य को सिलेक्ट करते। यहाँ पर क्या होता है? आपके जो पॉपुलेशन होती है, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, उसमें से कुछ कुछ मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस आता ही नहीं है। यहाँ पर जो आपके जो पॉपुलेशन होती है, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, उसमें से कुछ मेंबर्स के, कुछ सदस्य के चुने जाने की संभावना समान नहीं होती है। उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम गैर संभावना नमूना भी कहते हैं। यहाँ पर आपका जो विकल्प चौथा विकल्प है, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट विकल्प, पहला विकल्प, जो कि है संभावना नमूना प्रोबेबिलिटी सैंपल। अगला प्रश्न, विच वन इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? कौन सा आंकड़ों की ग्राफिक प्रस्तुति नहीं करता है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है, उस डेटा को हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, उसको हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे हमारे पास जो भी आंकड़े होंगे, उस ऑप्शन में जो भी हमारे पास आंकड़े होंगे, उस आंकड़ों को हम ग्राफिक प्रस्तुति नहीं दिखा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ग्राफिकल वे में से प्रेजेंट। याद रखिएगा, हिस्टोग्राम, बार चार्ट एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इन तीनों को भी हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हिस्टोग्राम, बार चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये दिखते कैसे हैं, तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें जो बार्स प्रेजेंट होते हैं ग्राफ में, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, मिले हुए होते हैं। जैसे कि आपको बस डायग्राम याद रखना है, आपको मैटर नहीं देखना है, बस आपको डायग्राम याद रखना है। हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं एक दूसरे से मिले हुए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और सैलरी, उनकी सैलरी
कितनी है, थाउजेंड्स में हमें सैलरीज गिवन है। अब जैसे कि इस डायग्राम से देखकर हमें ये पता चल रहा है ग्राफिकल वे में कि कितने लोगों की सैलरी कितनी हो सकती। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो 100 एम्प्लॉय 0 से 10,000 के बीच में कुछ 50 एम्प्लॉयज की इनकम होगी। उसी तरीके से 300 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 से 20,000 के बीच में होंगे। उसी तरीके से 280 मान लीजिए 280 ऐसे एम्प्लॉयज है जिनकी इनकम 20 से 30,000 के बीच में होंगी। सो यहाँ पर आपको नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही है कितने परसेंट लोगों की, इतने लोगों की इनकम, 400 लोगों की इनकम इतनी हो सकती है, 30 से 40,000 के बीच में लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हिस्टोग्राम में आप आपका जो भी डेटा होता है उसको ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से बार चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। सो इसमें याद रखिएगा बार चार्ट में जो आपके बार्स होते हैं एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते, लेकिन हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, मिले हुए होते हैं। जैसे आप देख रहे हो दिस इज डायग्राम ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट में जैसे वाई एक्सिस पर हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है और उनके फेवरेट कलर हमें गिवन है। तो यहाँ पर 8 चिल्ड्रन ऐसे जिनको रेड कलर पसंद है। उसके बाद मान लीजिए 7.8 चिल्ड्रन ऐसे होंगे जिनको ब्लू कलर पसंद है। फिर 4.5 ऐसे चिल्ड्रन होंगे जिनको ग्रीन कलर पसंद है। फिर उसी तरीके से हमें 6 चिल्ड्रन ऐसे जिनको पिंक कलर पसंद है। सो यहाँ पर भी आपको जो डेटा मिल रहा है आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा भी आप कह सकते हो डेटा को एनालाइज करके एवरेज जो लोग है, ज्यादातर जो बच्चे हैं, ज्यादातर जो चिल्ड्रन है उनको येलो कलर पसंद है। सो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब नंबर्स के फॉर्म में आपको ग्राफिकल वे में आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ के थ्रू। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ इस तरीके से दिखता है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन याद रखिए हिस्टोग्राम की तरह ही होता है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, हिस्टोग्राम ही होता है, लेकिन उसमें जो आपका पॉइंट्स होते हैं आप उनको मिला देते हो। जैसे हिस्टोग्राम में ये जो मिडिल पॉइंट होगा इसे मैं मिला दूंगी, इस सारे मिडल्स पॉइंट को मैं मिला दूंगी, तो ये आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसी तरीके से इस ग्राफ में बताया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप बताते हो कि कहाँ डेटा कितना कम ज्यादा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हर एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। सो ये हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसा कुछ दिखेगा। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, हिस्टोग्राम का ही जो पॉइंट होते हैं मिडिल पॉइंट को हम ज्वाइन करते जाते हैं और कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ दिखता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो हिस्टोग्राम बार चार्ट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन टेबल को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि टेबल में हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, आपको नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो बेसिकली जो टेबल होता है, टेबल में जो भी आपके पास डेटा होता है उसको हम ग्राफिक वे में रिप्रेजेंट नहीं करते। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल। नेक्स्ट, in order to measure the scatter of the values of items in the observed data, which of the following statistical method is used? निम्नलिखित सांख्यिकीय पद्धति में वस्तुओं को मूल्यों के बिखराव के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बता रहा है आपने कुछ चीज़ों को मेजर किया, उससे आपको कुछ वैल्यूज मिल रही है, कुछ डेटा मिल रहा है, आपने कुछ टेस्ट परफॉर्म किया, आपने उसमें से आपने कुछ ऑब्जर्व डेटा मिला, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपको कुछ डेटा मिला। सो उस डेटा के आपको स्कैटर फाइंड आउट करना है कि वो डेटा कितना फैला हुआ है। स्कैटर का मतलब होता है कितना वो डेटा जो है फैला हुआ है, कितना वो डेटा जो है बिखरा हुआ है। तो डेटा कितना बिखरा हुआ है उसको आपको मेजर करना है, उसको आपको मापना है। तो उसके लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करोगे, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करोगे आप। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से आपने कुछ लोगों को चुन लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। सो आप मेजर कर रहे हो, मान लीजिए आप पॉपुलेशन में से ये देख रहे हो कि कितने लोगों की इनकम, यहाँ पर जो रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम कितनी है। सो आपको मिल गया इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम हो सकता है 50 से 90,000 के बीच में है। सो आपको देखना है एवरेज लोगों की इनकम क्या होगी। 50 से 90,000 तो हमें मिल गई वैल्यू, लेकिन एवरेज लोग कितने ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम
कितनी होगी 50 से 90 के बीच में, ज़्यादातर लोगों की इनकम कितनी होगी, आपको मान लीजिए मीन किसी का फाइंड आउट करना है, किसी का मीडियन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आपके आपने डेटा ले लिया, अब उस डेटा का आपको स्कैटर फाइंड आउट करना है कि डेटा कितना फैला हुआ है। सो यहाँ पर मुझे सैंपल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब उस इन्फॉर्मेशन को मैं कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करूंगी। मैंने हर एक सैंपल में से हर एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले ली, हर एक मेरे नमूनों में से हर एक व्यक्ति से मैंने इंफॉर्मेशन ले ली, और उस इंफॉर्मेशन को मुझे जो भी डेटा मिला उस डेटा को मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया। अब मुझे देखना है ये डेटा कितना फैला हुआ है, कितने लोगों की इनकम कितने कितने 1000 के बीच में लाई करती, कितने लोगों की इनकम 10, कितने लोगों की इनकम 20 से 30 के बीच में लाई करती है, कितने लोगों की इनकम 40 से 50 के बीच में लाई कर रही है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये मेरा डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है, कितने लोगों की इनकम कितने 1000 के बीच में लाई कर रही है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है। जब भी आपको कितना फैला हुआ, स्कैटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन में वर्ड दिखता है, सो याद रखिएगा आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करोगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा मीन से कितना दूर है। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंडर आते हैं आपके टर्म्स जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। वेरिएंस बताता है आपका डेटा कितना फैला हुआ है, और स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है आपका डेटा मीन से कितना दूर है। सो इसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है आपका डेटा कितना डिस्पर्ज है, कितना स्कैटर है, मतलब कितना बिखरा हुआ है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट, research is a pursuit of trust with the help of study, observation, comparison, and experiment. The search for knowledge through objective and systematic method of finding solutions to a problem defined by. अनुसंधान, अध्ययन, अवलोकन, तुलना और प्रयोग की मदद से विश्वास की खोज है, किसी समस्या के समाधान खोजने के उद्देश्य और व्यवस्थित तरीके से ज्ञान की खोज द्वारा परिभाषित। सो इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें पता लगाना है कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, किस साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को लिखा था। जैसे कि इस डेफिनेशन में बता रहा है, रिसर्च जो है, रिसर्च एक ट्रस्ट वर्दी स्टडी है, और ट्रस्ट वर्दी स्टडी को हेल्प करने के लिए हम ट्रस्ट वर्दी स्टडी करने के लिए रिसर्च बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि रिसर्च जो होती है आपकी ये ट्रस्ट पर बेस्ड होती है। उसी तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, जैसे हम चरों को ऑब्जर्व करते हैं, वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चीज़ों को टेस्ट करते हैं, और नॉलेज को सर्च करते हैं, नई नई नॉलेज फाइंड आउट करते हैं। नॉलेज को रिसर्च अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए नॉलेज गेन करते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पर सिस्टमैटिक मेथड से सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट, किसी भी समस्या को हल निकालने के लिए, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम मेथड्स परफॉर्म करते हैं अपनी रिसर्च में। सो ये सारी रिसर्च की डेफिनेशन, ये एक रिसर्च की डेफिनेशन जिसमें रिसर्च के सारे इंपॉर्टेंट बातें जो जो हम रिसर्च में परफॉर्म करते हैं, सो ये साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन में लिखा है। सो इस डेफिनेशन को कोठारी इस साइंटिस्ट ने लिखा है। तो ये साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट है, इस डेफिनेशन को इन्होंने 2006 में लिखा था। आपको याद रखना है 2006 में कोठारी ने ये रिसर्च की डेफिनेशन लिखी थी। बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में, एक दो क्वेश्चंस आपको आते ही है एग्जाम में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा था। सो याद रखिएगा इस डेफिनेशन को 2006 में कोठारी इस साइंटिस्ट ने कहा था, और ये इंडियन साइंटिस्ट है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।